नमस्ते। आज हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज है जो जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से भविष्य का खाका है। हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन के सामने डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों की। हम सब उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट उससे भी पहले मतलब 1920 के दशक में उनकी सोच की गहराई दिखाती है। बिल्कुल, और ये दिखाती है कि वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते थे। हाँ, वो हर समस्या के लिए एक ठोस, एक व्यावहारिक समाधान भी पेश करते थे। तो आज हम इसी में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर उस समय भारत के लिए कैसा शासन चाहते थे। हाँ, और जब हम इसे परत दर परत खोलेंगे तो 3 बातें बार बार सामने आएंगी। कौन सी 3 बातें? पहला, राष्ट्र की एकता सबसे ऊपर। दूसरा, लोगों को असली शक्ति मिले, कोई दिखावा नहीं। और तीसरा, सबसे हाशिए पर खड़े इंसान के लिए न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से ही, राष्ट्र सबसे पहले। रिपोर्ट में जो पहली बात मुझे चौंकाती है वो है भाषा या धर्म के आधार पर प्रांत बनाने का उनका कड़ा विरोध। हाँ, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कर्नाटक और सिंध को अलग करने की मांग चल रही थी। और आम्बेडकर इसके सख्त खिलाफ थे। हाँ, और ये उनके राष्ट्र सबसे पहले वाले विचार का सबसे मजबूत उदाहरण है। उनका साफ मानना था कि एक भाषा, एक प्रांत वाला आइडिया वो चलेगा नहीं। क्यों? इससे क्या दिक्कत थी? इससे होता ये कि लोगों में अपने प्रांत के लिए एक अलग तरह की, एक स्थानीय देशभक्ति पैदा हो जाती। अच्छा, जो राष्ट्रीय पहचान को कमजोर करती। बिल्कुल। उनका डर था कि लोग खुद को पहले मराठी या सिंधी और बाद में भारतीय समझने लगेंगे। तो उनका मूल सिद्धांत ये था कि राष्ट्रीय पहचान किसी भी दूसरी पहचान से बड़ी होनी चाहिए। एकदम। उनके लिए प्रांत सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां थी, न कि सांस्कृतिक या भाषाई किले। अगर प्रांत भाषा के आधार पर बनते तो हर प्रांत एक छोटा देश बन जाता जिसकी अपनी अलग वफादारी होती। ये भारत की एकता के लिए एक टाइम बॉम्ब जैसा था। और उनका सबसे बड़ा तर्क यही था कि हर नागरिक को ये महसूस होना चाहिए कि वो पहले भारतीय है और आखिर तक भारतीय है। हाँ। राष्ट्र की एकता सबसे जरूरी थी। और ये बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब वो सिंध को अलग करने की मांग के पीछे की असली राजनीति को उजागर करते हैं। सही पकड़ा आपने। वो इसे सिर्फ एक प्रशासनिक मांग की तरह नहीं देख रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे उस समय के दिल्ली मुस्लिम प्रस्ताव का एक हिस्सा मानते थे, जिसका मकसद था भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों की संख्या बढ़ाना। हाँ, और अंबेडकर इसे एक बहुत ही खतरनाक खेल मानते थे। उन्होंने इसे एक धमाके के खिलाफ दूसरा धमाका, आतंक के खिलाफ आतंक कहा। ये तो बहुत सख्त शब्द है। हाँ, क्योंकि वो इसके पीछे का खतरा देख रहे थे। वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के एक भाषण का हवाला भी देते हैं। उसमें क्या था? उसमें कहा गया था कि सिंध को अलग करके 5 मुस्लिम प्रांत 9 हिंदू प्रांतों के खिलाफ एक नए हथियार की तरह इस्तेमाल होंगे। मतलब ये कि अगर केंद्र में हिंदू बहुमत कुछ ऐसा करता है जो मुसलमानों को पसंद नहीं, तो ये 5 प्रांत मिलकर वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाएंगे। बाप रे, ये तो नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ बंधक बनाने जैसा है। ठीक यही शब्द आम्बेडकर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये व्यवस्था अल्पसंख्यकों को नागरिक नहीं बल्कि बंधक बना देगी, और ये राष्ट्रीय एकता की नींव पर ही हमला था। समझ गया। तो ये उनके पहले सिद्धांत का साफ साफ उल्लंघन था। बिल्कुल। अच्छा, राष्ट्र को एक रखने का विचार तो मजबूत है, लेकिन सवाल ये भी था कि इस राष्ट्र की सरकार चलेगी कैसे? और यहीं पर अंबेडकर उस समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था डायरकी पर सवाल उठाते हैं। हाँ, और ये उनके दूसरे सिद्धांत से जुड़ा है, यानी जनता को असली शक्ति मिले। तो ये डायरकी थी क्या? ये दोहरी सरकार? इसका मतलब था कि प्रांतीय सरकार 2 हिस्सों में बटी थी। कुछ जरूरी विभाग जैसे कानून, व्यवस्था और वित्त, हाँ, वो आरक्षित थे, यानी सीधे गवर्नर के कंट्रोल में। हाँ, और बाकी कम जरूरी विभाग जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य हस्तांतरित थे, जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे। सुनने में अजीब लगता है, एक ही प्रांत में 2 सरकारें, एक अंग्रेजों की और एक भारतीयों की, लेकिन बजट और संसाधन तो एक ही जगह से आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो शुरू से ही नाकाम होने के लिए बनाई गई थी। मतलब? इसे ऐसे समझिए कि एक कार में 2 स्टीयरिंग व्हील हैं। एक ड्राइवर यानी भारतीय मंत्री शिक्षा के लिए पैसा चाहता है और एक्सीलरेटर दबा रहा है, लेकिन दूसरा ड्राइवर यानी गवर्नर वित्त विभाग अपने पास रखकर ब्रेक लगाए हुए हैं। एकदम सही। नतीजा?
गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। तो अंबेडकर यही कह रहे थे कि ये व्यवस्था जानबूझकर भारतीय मंत्रियों को शक्तिहीन बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। हाँ, ये असली शक्ति नहीं बल्कि शक्ति का एक भ्रम था। और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वे तो इस व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, उन्होंने बॉम्बे विधान परिषद के आंकड़े दिए। 1924 में 19 में से 14 बार सरकार हारी, 1927 में 26 में से 10 बार हारी। लेकिन एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ये कैसी जवाबदेही है? कोई जवाबदेही नहीं थी। ये दिखाता है कि वो विधान परिषद के प्रति नहीं बल्कि गवर्नर के प्रति जवाबदेह थे। ये एक जिम्मेदार सरकार का मखौल था। लेकिन उस समय के हिसाब से अगर सोचें तो क्या अंग्रेजों का ये डर कि भारतीय मंत्री कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे पूरी तरह से गलत था? सांप्रदायिक तनाव तो था। डर शायद वाजिब हो, लेकिन अम्बेडकर का जवाब उससे भी ज्यादा मजबूत था। क्या था उनका जवाब? उन्होंने कहा कि आप इस डर की आड़ में लोकतंत्र को नहीं रोक सकते। उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, ये कदम अभी उठाना ज्यादा सुरक्षित है जब अनुभवी ब्रिटिश अधिकारी मदद के लिए मौजूद हैं। अच्छा। बाद में जब ये सब चले जाएंगे तब अनुभवहीन भारतीय अधिकारियों के लिए ये और भी मुश्किल होगा। और दूसरा तर्क तो अल्पसंख्यकों के नजरिए से बहुत दिलचस्प है। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री जिसे चुनाव में जनता के पास वापस जाना है, उसे विधान परिषद कंट्रोल कर सकती है, उससे सवाल पूछ सकती है। लेकिन एक नौकरशाह पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। जैसा कि उन्होंने कहा, एक मंत्री को हुक्म दिया जा सकता है जबकि एक नौकरशाह को सलाह भी नहीं दी जा सकती। तो उनके लिए एक जवाबदेह मंत्री अल्पसंख्यकों को एक अनाम नौकरशाह से ज्यादा सुरक्षा देता है। और जनता को शक्ति देने का सबसे बड़ा जरिया है वोट का अधिकार। ये रिपोर्ट का शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है ना? नहीं? आज हमें ये बात सामान्य लगती है, लेकिन 1920 के दशक में जब यूरोप में भी कई महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तब भारत की गरीब और अनपढ़ जनता के लिए वयस्क मताधिकार की मांग करना कितना बड़ा कदम रहा होगा? अविश्वसनीय रूप से बड़ा। उस समय का जो कुलीन वर्ग था वो ये मानता था कि वोट देने के लिए शिक्षित होना और संपत्ति होना जरूरी है। और अंबेडकर इस पूरी सोच को पलट रहे थे। हाँ, उनका तर्क था कि लोकतंत्र का मतलब ही है कि जो सरकार चला रहे हैं वे उन लोगों द्वारा चुने जाएं जिन पर वो शासन करते हैं, चाहे वे अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़। और जब उन पर यह आरोप लगा कि अनपढ़ लोग सही फैसला कैसे लेंगे, तो उनका जवाब बहुत तीखा था। बहुत तीखा और बहुत तार्किक भी। उन्होंने कहा कि लोगों के अनपढ़ होने के जिम्मेदार खुद सरकार है। हाँ, जिसने शिक्षा को कुछ ही वर्गों तक सीमित रखा। बिल्कुल। तो पहले आप लोगों को शिक्षा से वंचित रखें और फिर उसी को वजह बताकर उन्हें उनके राजनीतिक अधिकार भी न दें। ये तो सरासर अन्याय है। उनकी एक लाइन बहुत शक्तिशाली है। कौन सी? लोगों को अनपढ़ रखना और फिर उनकी निरक्षरता को उनके मताधिकार से वंचित करने का आधार बनाना चोट पर नमक छिड़कने जैसा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक तर्क नहीं है, इसमें एक नैतिक गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि ये सरकार की दोहरी विफलता है। सही बात है। उन्होंने ये भी साफ किया कि साक्षरता और बुद्धिमत्ता एक ही चीज नहीं है। एक अनपढ़ किसान भी ये अच्छी तरह समझता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इसके बाद वो चुनाव की प्रक्रिया पर आते हैं और वहां भी उनका तर्क बहुत साफ है। चुनाव ऐसा हो जो देश को जोड़े, तोड़े नहीं। हाँ, यानी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विरोध। ये वो व्यवस्था थी जिसमें मुसलमान सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को और हिंदू सिर्फ हिंदू उम्मीदवार को वोट देते थे। और अंबेडकर ने इसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ बताया। वो कैसे? उनका तर्क था कि शासित की सहमति के बिना शासन नहीं हो सकता। जब एक मुस्लिम प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो सिर्फ मुसलमानों पर शासन नहीं करता, वो हिंदुओं पर भी शासन करता है। उसने तो हिंदुओं से कभी वोट मांगा ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर वो उनकी सहमति का प्रतिनिधि कैसे हुआ? हाँ। ये व्यवस्था समुदायों के बीच दीवारें खड़ी कर रही थी। तो फिर इसका समाधान क्या था? उनका सुनहरा मध्य मार्ग था संयुक्त निर्वाचक मंडल के साथ आरक्षित सीटें। अच्छा, ये एक तरह का हाइब्रिड सिस्टम था। हाँ। मतलब चुनाव क्षेत्र एक ही रहेगा, हाँ। वोट सब देंगे। हाँ। लेकिन उस सीट पर उम्मीदवार सिर्फ एक खास समुदाय से ही होगा। एकदम सही। इससे उस उम्मीदवार को अपने समुदाय के साथ साथ बाकियों का भी विश्वास जीतना पड़ेगा। ये तो एकता बढ़ाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका था। यही उनका मानना था। इससे अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी सीट की गारंटी भी मिल जाती और उसे जीतने के लिए बहुसंख्यक समुदाय का वोट भी हासिल करना पड़ता। ये सबको एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बनाती। और यहीं से हम उनके तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं, हाशिए पर खड़े लोगों के लिए न्याय।
जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो वो दलित वर्गों के लिए बहुत मजबूती से आवाज उठाते हैं। हाँ, और वो सिर्फ भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से अपनी बात रखते हैं। वो बताते हैं कि बॉम्बे में मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन उन्हें विधान परिषद में 31% से ज्यादा सीटें दी जा रही हैं। और दलित वर्गों को? वहीं दलित वर्गों की आबादी 8% है, लेकिन उन्हें सिर्फ 7% सीटें मिल रही हैं। ये साफ साफ नाइंसाफी थी। और उनका तर्क सिर्फ संख्या का नहीं था, बल्कि हालात का भी था। वो कहते हैं कि दलित वर्ग सिर्फ पिछड़े नहीं हैं, वे बाधित हैं, हैंडीकैप्ड। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। उनका कहना था कि मुसलमानों या दूसरे पिछड़े वर्गों को सामाजिक अवसरों से शायद रोका नहीं गया, लेकिन दलितों को तो अस्पृश्यता के कारण हर चीज से दूर रखा गया। पुलिस, सेना, स्कूल, यहां तक कि सार्वजनिक कुओं से भी। इसलिए उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए, अपना हक लेने के लिए मुसलमानों से भी ज्यादा राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व की जरूरत थी। ये न्याय का तकाजा था। बिल्कुल। और न्याय का ये सवाल सिर्फ विधायिका तक सीमित नहीं था, ये सरकारी नौकरियों यानी पब्लिक सर्विसेज तक भी जाता है। हाँ। यहाँ उनका एक तर्क मुझे बहुत ही अप्रत्याशित लगा। भारतीय और यूरोपीय अधिकारियों के वेतन के बारे में। हाँ, ये बहुत ही मौलिक तर्क था उनका। ये तो पूरी तरह से उल्की सोच है। आज हम बराबर काम के लिए बराबर वेतन की बात करते हैं। और आम्बेडकर कह रहे थे कि भारतीय और यूरोपीय अधिकारियों का वेतन अलग होना चाहिए, वो भी खर्च घटाने के लिए। ये तो बहुत साहसिक और व्यवहारिक तर्क था। हाँ, उन्होंने कहा कि एक यूरोपीय अधिकारी अपना देश, अपना घर छोड़कर भारत में काम करने आता है, उसे यहाँ और अपने देश में 2 जगह घर चलाने पड़ते हैं। उसका रहन सहन का स्तर भी अलग होता है। सही, लेकिन एक भारतीय अधिकारी अपने ही देश में अपने लोगों के बीच काम करता है, तो अगर यूरोपीय अधिकारी को दिया जाने वाला वेतन उसके लिए पर्याप्त है, तो वही वेतन एक भारतीय अधिकारी के लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। ये तो सरकारी पैसे की बर्बादी है। बिल्कुल। उनका लक्ष्य प्रशासन में मितव्ययिता यानी किफायत लाना था। लेकिन उनका मुख्य जोर सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका असली मकसद था प्रशासन को ज्यादा न्यायपूर्ण बनाना। और इसके लिए उन्होंने पिछले वर्गों के प्रतिनिधित्व की वकालत की। हाँ, उन्होंने कहा कि सिर्फ कुशल सरकार होना काफी नहीं है, अच्छी सरकार होना जरूरी है। और अच्छी सरकार वो होती है होगा ही। तो एक अच्छी सरकार के लिए प्रशासन का आईने की तरह होना जरूरी है, जिसमें समाज का हर चेहरा दिखे। एकदम सही। उनके लिए प्रशासन में सभी समुदायों का उचित मिश्रण होना न्याय की पहली शर्त थी। ये सुनिश्चित करता है कि किसी एक वर्ग का दृष्टिकोण पूरी व्यवस्था पर हावी न हो जाए और सरकार सच में सबकी सरकार बने। यही उनके सामाजिक न्याय के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप था। तो आज हमने डॉक्टर आम्बेडकर के इस असाधारण दस्तावेज के जरिए उनकी सोच को समझा। एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र का सपना, एक ऐसी सरकार जो सही मायनों में लोगों के प्रति जवाबदेह हो। हाँ। और एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय पर टिकी हो। ये तीनों सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट लगभग 1 सदी पहले लिखी गई थी, लेकिन इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय जिन बुनियादी तनावों की पहचान की थी, राष्ट्रीय पहचान और क्षेत्रीय पहचान के बीच, बहुमत और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच, और शासन में कुशलता और सामाजिक न्याय के बीच, क्या आज भी भारत की राजनीति इन्हीं तनावों के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है?